Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो उसके बाद हम आगे देखते हैं जी। आगे एक और टॉपिक आज के लेक्चर में हमने इंशाल्लाह कवर करना है, वो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, या इसको मोड ऑफ एंजाइम एक्शन भी कहा जाता है। मैकेनिज्म या मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। तो एंजाइम किस तरह से काम करते हैं इसका आपको अभी अंदाज़ा होने वाला है। ठीक है, इसका आपको अंदाज़ा अभी होगा कि एंजाइम किस तरह से काम करते हैं। अच्छा, मोड या मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। देखिए, एंजाइम इस तरह से काम करते हैं कि पहले स्टेप में एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा और बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट ने किस जगह पर इंटरेक्ट करना है, एंजाइम के कौन सी जगह पर सबस्ट्रेट बाइंड करता होता है, कोई आपको याद आ रहा है? एक्टिव साइट पे। बिल्कुल एक्टिव साइट पे। गुड जी। तो एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर दरअसल सबस्ट्रेट ने बाइंड करना होता है। बिल्कुल जी। तो बेटा ये देखिए, ये मिसाल के तौर पर एंजाइम हमने ड्रॉ किया। एंजाइम, तो एंजाइम इसमें ये मिसाल के तौर पर आप इसकी एक्टिव साइट देख रहे हैं और इस एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट ने अटैच करना है। एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट ने अटैच करना है। एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट कैसे अटैच करेगा? सबस्ट्रेट की ये शक्ल मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सबस्ट्रेट है, सपोज कीजिए दिस इज द सबस्ट्रेट। तो इस सबस्ट्रेट ने एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करना है। तो जैसे ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इनके इंटरेक्शन से ये देखिए क्या चीज़ बन रही है। दिस इज कॉल्ड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इस तरह से एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट विल अटैच्ड। ये एंजाइम की एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट के ऊपर फिट हो गया। तो आपने देखा कि एक्टिव साइट की शेप सबस्ट्रेट की शेप के साथ कंपैटिबल थी। इस वजह से ऐसा हुआ कि ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके आपस में यूं अटैच हो गए और एक कॉम्प्लेक्स बना जिसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अगर ये कंपैटिबल ना होती ये शेप, तो लाजमी बात है यहाँ पर कोई कोफैक्टर भी रिक्वायर्ड होता। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना आपको कि कोफैक्टर की ज़रूरत कब पड़ती होती है? जब ये एंजाइम की एक्टिव साइट पूरी तरह से कंपैटिबल ना हो, सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट आपस में पूरी तरह से एफिनिटी ना रखते हो, तो फिर कोफैक्टर की ज़रूरत भी पड़ती है। अदरवाइज कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम जो मॉडल शो कर रहे हैं उसमें हमने कोफैक्टर को नहीं दिखाया, हमने सीधा कहा है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट इंटरेक्ट कर रहे हैं और उस इंटरेक्शन के रिजल्ट में एक कॉम्प्लेक्स बना जिसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहा गया है। ये इस मैकेनिज्म का पहला हिस्सा है। ये इस मैकेनिज्म का पहला हिस्सा है और इसमें एक्टिव साइट की कौन सी साइट यूटिलाइज हुई? आपको याद होगा कि एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ टू फंक्शनल रीजन्स। एक्टिव साइट, इसके दो फंक्शनल रीजन्स हैं। वन ऑफ देम इज नोन एज बाइंडिंग साइट एंड द अदर इज कैटालिटिक साइट। ठीक है, तो इस वक्त मुझे बताइए कि इस वक्त कौन सी साइट यूटिलाइज हुई है? बाइंडिंग साइट ने अपना रोल प्ले किया या कैटालिटिक साइट ने? ये दोनों ने। ये जो इंटरेक्शन हुआ है, पहला जो स्टेप परफॉर्म हुआ है जिसमें एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बनाया जिसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में क्या ये दोनों रीजन्स यूटिलाइज हुए हैं या सिर्फ कोई एक रीजन यूटिलाइज हुआ है? तो जवाब यह है कि सिर्फ बाइंडिंग साइट यूटिलाइज हुई है। पहले स्टेप में जो बाइंडिंग साइट को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले अमाइनो एसिड्स थे इस एक्टिव साइट के अंदर, उन अमाइनो एसिड्स ने सबस्ट्रेट के साथ बॉन्डिंग फॉर्म की और इस वजह से सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के ऊपर अटैच हुआ है। तो पहले स्टेप में सिर्फ बाइंडिंग साइट यूटिलाइज हुई है। ठीक है, यहां पर जस्ट बाइंडिंग साइट का रोल आप देख रहे हैं। तो बाइंडिंग साइट जब अपना रोल कंप्लीट कर लेती है और सबस्ट्रेट सक्सेसफुली बाइंड हो जाता है, अटैच हो जाता है एंजाइम के ऊपर, तो उसके बाद अगले स्टेप के अंदर क्या होगा? अगले स्टेप में कैटालिटिक साइट फंक्शन करेगी।
कैटालिटिक साइट का काम ये होता है कि कैटालिटिक साइट दरअसल उस सबस्ट्रेट के अंदर चेंज क्रिएट करती है, उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। तो अब ये जो सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर इस एंजाइम के एक्टिव साइट में मौजूद रहते हुए ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अब ये जैसे ही ये प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आपको इसी तरह अटैच नजर आएगी और ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। देखिए इसकी हम डायग्राम यूँ दिखा सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये वही एंजाइम की ये एक्टिव साइट हमने शो की है और इस एक्टिव साइट के ऊपर अब आप देखिए कि वो जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था वो अब प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। मिसाल के तौर पर ये वो चीज़ है जो अब बन चुकी है, ये ग्रीन कलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं दीज आर द प्रोडक्ट्स। पहले ये ब्लैक कलर का जो मॉलिक्यूल था ये सबस्ट्रेट था, तो अब वो सबस्ट्रेट टूट चुका है दरमियान से और ये प्रोडक्ट बन चुकी है। तो स्टिल द प्रोडक्ट इज अटैच ऑन द एक्टिव साइड और टेम्परेरली ये कॉम्प्लेक्स स्टैब्लिश हुआ है जिसे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो ये जो स्टेप था ना, इस स्टेप के अंदर एक्टिव साइट के किस रीजन ने फंक्शन किया है? इस स्टेप के अंदर एक्टिव साइट का जो कैटालिटिक रीजन है, कैटालिटिक साइट, उसने फंक्शन किया। ठीक है, इस कैटालिटिक साइट के रोल की वजह से, इस कैटालिटिक साइट के फंक्शन की वजह से दरअसल सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो अब आपको मेरे ख्याल में ये दोनों रीजन्स का रोल बखूबी पता चल गया है कि एक्टिव साइट में दो फंक्शनल रीजन्स होते हैं, बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट विद एंजाइम और उसके बाद फिर कैटालिटिक साइट का रोल शुरू होता है। जब ये सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है देन कैटालिटिक साइट कन्वर्ट्स द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में जो कन्वर्जन है ये कैटालिसिस कहलाता है। व्हाट इज कैटालिसिस? द कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड कैटालिसिस। तो कैटालिसिस कैटालिटिक साइट का रोल है और जबकि अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन द एंजाइम इज द रोल ऑफ द बाइंडिंग साइट। इस तरह से ये एक्टिव साइट एक्ट कर रही है। तो अब जैसे ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना है तो चूंकि प्रोडक्ट ये एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ कंपैटिबल नहीं होते, ठीक है, प्रोडक्ट जो हैं वो एंजाइम की एक्टिव साइट पर अपने आप को अजनबी महसूस करते हैं, इस वजह से ये ज़्यादा देर तक यहाँ पे अटैच नहीं रहते हैं और इसी वजह से ये प्रोडक्ट फ़ौरन एंजाइम से जुदा हो जाते हैं। तो अब आप देखिए कि ये प्रोडक्ट अलग हो गए और एंजाइम अलग हो गया और अब आप देखिए कि ये एंजाइम और प्रोडक्ट अलग होकर ये इस तरह से नज़र आ रहे हैं कि ये आपको दोबारा से वही एंजाइम दिखा रहे हैं। एंजाइम जो कि रिएक्शन में खर्च नहीं हुआ, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन दोबारा से ये हासिल हो चुका है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से अब लिबरेट हो चुकी है। ये देखिए ये प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स ये आपको दिखा रहे हैं, ये यहाँ से अब लिबरेट हो चुके हैं। तो ये यहाँ से निकल गए और एंजाइम जुदा हो गया। इस तरह से ये दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं एंड एंजाइम इज़ नाउ रेडी टू कैटलाइज अनदर रिएक्शन। ठीक है, ये एंजाइम अब दोबारा से एक नया रिएक्शन परफॉर्म करने के काबिल हो चुका है। ये दोबारा फिर उसी तरह से जैसे अभी आपको दिखाया, ये नए सबस्ट्रेट को इधर अटैच करेगा, फिर दोबारा से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर ये दोनों जुदा हो जाएंगे। तो ये बार बार एंजाइम यूज़ में आते रहते हैं। इस वजह से बहुत थोड़े से एंजाइम बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर किसी सिस्टम के अंदर, अगर किसी सिस्टम में एंजाइम का एक मॉलिक्यूल मौजूद है और सबस्ट्रेट के 1000 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है, एंजाइम जस्ट एक मॉलिक्यूल और सबस्ट्रेट 1000 मॉलिक्यूल्स, तो बताइए कि क्या ये एक सिंगल एंजाइम 1000 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। इसका आंसर ये होगा कि बिल्कुल कर सकता है। वो क्यों? क्योंकि ये एंजाइम बार बार रीयूज होता है, ये खर्च नहीं होता रिएक्शंस में। ठीक है, ये एक दफ़ा एक सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच करेगा, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर दोबारा से ये वापस आएगा, फिर दूसरे सबस्ट्रेट को पकड़ेगा, फिर उसको कन्वर्ट करेगा, फिर वापस आएगा। तो सिंगल एंजाइम कैन कन्वर्ट 1000 सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। तो ये मैंने समझाने के लिए आपको ये बात बताई है 1000, इससे ज़्यादा सबस्ट्रेट भी हो तो वो भी एंजाइम से कन्वर्ट हो सकते हैं। तो एंजाइम की क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़रूर बढ़ेगा। लेकिन सवाल जो मैंने पूछा था कि क्या बहुत कम एंजाइम बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं उसका रीज़न क्या बताएंगे? बिकॉज एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, दे आर यूज्ड अगेन एंड अगेन। ठीक है भाई, तो आपको ये मैकेनिज्म यहाँ तक समझ में आया? मैं आपको बता रहा था कि ये जो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है इसको हम दो डिफरेंट मॉडल्स के ज़रिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन मॉडल्स को
कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। एक मॉडल इनमें कहलाता है लॉक एंड की मॉडल एंड द अदर मॉडल इज नोन एज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। सो ये लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल आर टू मॉडल्स बाय विच दिस मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन कैन बी एक्सप्लेन। तो लॉक एंड की मॉडल किस तरह से इस पूरे मैकेनिज्म को बयान करता है, ज़रा देखिए। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, जो कि एमएल फिशर ने 1894 के अंदर बयान किया था, 1894 में ये मॉडल सामने आया था बाय एमएल फिशर। इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम हैज़ डेफिनेट शेप एंड रिजिड स्ट्रक्चर। आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ को ख़ास तौर पे देखना है कि एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम हैज़ डेफिनेट शेप, ठीक है, इसकी जो शेप है वो बड़ी डेफिनेट होगी, एक स्पेसिफिक शेप होगी और वो रिजिड होगी, रिजिड स्ट्रक्चर होगा उसका, ठीक है। जिस तरह से आप एक की को देखते हैं ना, की, तो की अगर आप ये इस तरह से की को मुलाहिजा करें तो एक की के आपको ये इस तरह से यूँ एजेस बने हुए नज़र आते हैं। तो ये जो शक्ल आपको इसकी बनी हुई है नज़र आ रही है इसके इस पार्ट की, ये बताइए कि क्या ये फ्लेक्सिबल है ये रीजन या ये रिजिड है। सो दिस पार्ट इज रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है? सख्त। सो दिस पार्ट इज वेरी रिजिड। की का ये पार्ट बिल्कुल रिजिड होता है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से ये कहता है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो रिजिड है, डेफिनेट शेप है उसकी और रिजिड स्ट्रक्चर है। और शेप ऑफ एक्टिव साइट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, यानी शेप ऑफ सबस्ट्रेट के साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री होगी। कॉम्प्लीमेंट्री से क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट्री से मतलब ये होता है कि दो चीज़ें जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, यानी एक दूसरे को एडजस्ट करें अपने अंदर। मिसाल के तौर पर देखिए, मैं आपसे ना ये पूछता हूँ, जैसे ये मैंने एक शेप यहाँ पे ड्रॉ की है, ये आप शेप देखिए, इस शेप में आप ये देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा इस तरह से ये उभार सेंटर से बना हुआ है इसके। अब मुझे ये बताइए कि ये जो शेप है इसके साथ कौन सी शेप कंपैटिबल होगी, यानी कॉम्प्लीमेंट्री होगी? बताइए, इसके साथ ये वाली शेप कॉम्प्लीमेंट्री होगी, ये ऐसे करके मैंने ड्रॉ किया, देखिए, क्या ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है या इसके साथ ये शेप कॉम्प्लीमेंट्री है बी, या फिर इसके साथ ये शेप कॉम्प्लीमेंट्री है, दैट इज सी। तो आप बताइए इस पहली वाली शेप के साथ इन तीनों में से कौन सी शेप कॉम्प्लीमेंट्री है? तो बेटे हाँ जी, तो इसके साथ ये जो सी है ना, ये सी कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि अगर आप इस सी शेप को उठा के इसके सामने लेकर जाएं तो ये देखो, ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करेंगी, यानी ये दोनों एक दूसरे को एडजस्ट कर लेंगी। आप समझ आ रही बात? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि दो चीज़ें जो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है ना, वो इस तरह से एक दूसरे के साथ एडजस्ट करती हैं कि वो आपस में फिक्स हो जाती हैं। इस चीज़ को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ये अगर हम इसके अपोजिट बात करते हैं ना कि इसके अपोजिट शेप कौन सी है, फिर तो आप कहते हैं बी इज द अपोजिट टू दिस, ठीक है। बी जो है ना वो इसके अपोजिट है। या हम कहते हैं कि भाई ये इस शेप का, ये जो शेप मैंने पूछी थी, इस शेप का मिरर इमेज कौन सा है? मिरर इमेज, तो मिरर इमेज बी था। या अपोजिट शेप कौन सी है? तो बी आप अपोजिट कहेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो है ना वो अपोजिट के मीनिंग में नहीं आता ये वर्ड। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि दो चीज़ें जो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करें, एक दूसरे को एडजस्ट करें, आपस में एक दूसरे के साथ मैच हो जाएं। जैसे आपको ये मैंने दिखाया कि ये इस शेप के साथ ये जो सी शेप है ये कॉम्प्लीमेंट्री है। बिल्कुल इसी तरह से ये कहता है कि एंजाइम, जैसे मिसाल के तौर पर ये एंजाइम है, तो एंजाइम की ये जो एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री। देखो सबस्ट्रेट की शक्ल ऐसी होगी, ठीक है, सबस्ट्रेट की शक्ल यूं इस तरह से करके होगी। अब ये सबस्ट्रेट के साथ ये देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री नजर आ रही है ना शेप, तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो इस तरह से ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। समझ आई बात अब आपको? सर इसमें भी कोफैक्टर की जरूरत नहीं है ना? कोफैक्टर की जरूरत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मेरी बात सुनिए, ठीक है ना। ये कोफैक्टर का यूज वो एक अलग स्टोरी है कि कोफैक्टर कुछ एंजाइम्स को चाहिए होते हैं, कुछ को नहीं। और मैंने आपको उसका प्रिंसिपल बताया था कि जिन एंजाइम की शेप अपने सबस्ट्रेट की शेप के साथ पूरी तरह से एफिनिटी नहीं रखती, यानी उसकी एफिनिटी में थोड़ी बहुत
कमी है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए दरअसल कोफैक्टर बीच में आता है। ठीक है, तो कोफैक्टर का यूज़ होना या ना होना उसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि ये एंजाइम जब अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो किस तरह परफॉर्म करते हैं, ये मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले बताया था। अब हम दो डिफरेंट मॉडल्स के तहत इस पूरे मैकेनिज्म को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उनमें से एक मॉडल आपको बताया जा रहा है लॉक इन की मॉडल, जिसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इज रिजिड, डेफिनेट शेप रखती है और रिजिड स्ट्रक्चर है। दूसरा, शेप ऑफ एक्टिव साइट कॉम्प्लीमेंट्री है टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। तीसरी प्रॉपर्टी आप देखिए यहां पर, तीसरी प्रॉपर्टी को बताने से पहले ये देखिए, आपको डायग्राम में भी यहां पर नजर आ रहा है कि द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ द एक्टिव साइट। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और तीसरी देखिए एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कैन ओनली बाइंड टू द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के ऊपर ऐसा नहीं है XYZ कोई भी सबस्ट्रेट बाइंड कर जाए, एक्टिव साइट के ऊपर एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ने ही बाइंड करना है। ओनली ए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कैन बाइंड ऑन द एक्टिव साइट। क्योंकि एंजाइम की एक्टिव साइट ये सबस्ट्रेट के साथ कंपैटिबिलिटी शो कर रही होती है, इस वजह से एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही यहां पर अटैच हो सकता है। अच्छा, और दूसरी बात देखिए कि एक्टिव साइट रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग और आफ्टर द रिएक्शन। कहता है कि चूंकि एक्टिव साइट रिजिड है, तो आप देखिए बिफोर द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन जो शक्ल आपको एक्टिव साइट की नजर आ रही है, जब ये सबस्ट्रेट बाइंड हो चुका है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन चुका है, उस वक्त भी इसकी शक्ल वैसी ही नजर आ रही है। जब ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो गया, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, उस वक्त भी शेप वैसी ही नजर आ रही है। और जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ और प्रोडक्ट यहां से सेपरेट हो गई, तो एंजाइम की एक्टिव साइट अभी भी वैसी की वैसी है। इसका मतलब है कि एंजाइम की एक्टिव साइट में कोई चेंज नहीं आता ड्यूरिंग और आफ्टर द रिएक्शन। जैसी शक्ल उसकी पहले थी वैसी की वैसी रहती है। यानी जैसे आप ये देखिए, मैंने जैसे की एग्जांपल दी कि की का ये स्ट्रक्चर बिल्कुल रिजिड है। ये जो स्ट्रक्चर है की का, इसको कहते हैं नॉच पोर्शन। तो ये नॉच पोर्शन इसका बिल्कुल रिजिड है। जब आप इसको लॉक के अंदर ऑपरेट करते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि इस हिस्से के अंदर कोई चेंज आएगा? की का ये जो पार्ट है इसके अंदर कोई तब्दीली आ जाएगी जब ये लॉक के अंदर घुमाई जा रही होगी की? कभी आपने की के जरिए लॉक ओपन करने की कोशिश की होगी, तो की को जब आप लॉक में डाल के उसको रोटेट करते हैं तो क्या ये की का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है अंदर जाकर? नो, इट रिमेन्स सेम, क्योंकि ये रिजिड है। लेकिन जो लॉक के अंदर ऑपरेशन हो रहा है ना, उसमें चेंज आ रहा है। लॉक के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है उसके अंदर चेंज आ रहा है, और उस चेंज की वजह से लॉक ओपन हो जाता है। पहले लॉक बंद था, ठीक है, यानी पहले जैसे मिसाल के तौर पर ये सबस्ट्रेट है और अब वो किस में कन्वर्ट हो गया है? प्रोडक्ट में, उसमें चेंज आया है। समझ आई बात? तो ये इस वक्त जो सबस्ट्रेट है इसको हम कह रहे हैं लॉक, सबस्ट्रेट को क्या कह रहे हैं? लॉक, और एंजाइम को क्या कह रहे हैं? की। तो लॉक इन की मॉडल इसको इसी वजह से कहते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से की रिजिड होती है और उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता ड्यूरिंग और आफ्टर द ऑपरेशन, वो सेम टू सेम उसका स्ट्रक्चर रहता है, बिल्कुल इसी तरह से कहते हैं कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम हैज रिजिड स्ट्रक्चर, इट रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग और आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपको इसकी प्रॉपर्टी समझ में आई है लॉक एंड की मॉडल की। अच्छा, मजीद आप देखिए कि जो लॉक एंड की मॉडल को एंजाइम फॉलो करते हैं ना, उन एंजाइम्स को कहते हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। दे आर कॉल्ड नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। इनको नॉन रेगुलेटरी क्यों कहते हैं, ये भी आगे चलकर बात क्लियर हो जाएगी आपको। तो ये नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स कहलाते हैं जो इसको फॉलो करते हैं, इस मॉडल को। और ऐसे एंजाइम्स की जो स्पेसिफिसिटी होती है ना, उस स्पेसिसिटी को कहते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिसिटी। दिस स्पेसिसिटी इज नोन एज एब्सोल्यूट स्पेसिसिटी। यानी एब्सोल्यूट स्पेसिसिटी का मतलब है कि व्हेन एन एंजाइम कैन कैटलाइज ओनली वन पर्टिकुलर रिएक्शन, दिस काइंड ऑफ स्पेसिसिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट स्पेसिसिटी। What is absolute specificity? When an enzyme can catalyze only one particular reaction, this kind of specificity is called absolute specificity. तो जो एंजाइम लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करते हैं वो नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं और उनकी स्पेसिफिक नेचर को एब्सोल्यूट स्पेसिसिटी कहा जाता है। देखिए, इस तरह के एंजाइम की एग्जांपल है यूरिएज। यूरिएज एक ऐसा एंजाइम है जो ये सिर्फ इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, इसके अलावा और किसी रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं करता। यानी यूरिया में ये वाटर ऐड करके उसको बनाता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यूरिएज इज द एग्जांपल ऑफ एन एंजाइम व्हिच फॉलोज द लॉक एंड की मॉडल।
अच्छा, उसके बरक्स आप देखिए दूसरा जो मॉडल है, द सेकेंड मॉडल इज नोन एज इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल जो कि लॉक इन की मॉडल के मुकाबले में लेटेस्ट है, ये कॉशलैंड ने 1959 में प्रपोज किया था। इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है। आपको मैंने लॉक इन की मॉडल में क्या बताया था, एक्टिव साइट कैसी होती है, रिजिड, और ठीक है, और डेफिनेट शेप की हामिल होती है। लेकिन यहां पर कहता है कि एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी। यानी जैसे आपको ये नजर आ रहा है कि एक्टिव साइट इस तरह से आपको जैसी पहले नजर आ रही है, जब रिएक्शन परफॉर्म होना शुरू हुआ, जब सबस्ट्रेट यहां पे अटैच हो गया, तो अब एक्टिव साइट की शक्ल वैसी नजर नहीं आ रही, अब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से थोड़ा सा चेंज आ गया। ठीक है, तो आपने देखा कि एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल, और इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इट इज मॉडिफाइड एज द सबस्ट्रेट इंटरेक्ट्स विद द एंजाइम। जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसके अंदर एक चेंज आ जाएगा, ठीक है, उसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगी, और दरअसल यही मॉडिफिकेशन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करती है। ठीक है, यानी इस अपना हुलिया चेंज कर लेगा। हाँ जी, एंजाइम अपना हुलिया चेंज कर रहा है, यानी उसकी एक्टिव साइट के अंदर थोड़ा सा चेंज आ रहा है अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट, अपने आप को वो मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से मोर देन वन kind of related substrate, more than one kind of related substrate can be attached on the active side। आपको पिछले मॉडल में ये बताया था कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही उसकी एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा और एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होंगे। यहां पे ऐसा नहीं है, वो कहता है यहां पर मोर देन वन काइंड ऑफ रिलेटेड सबस्ट्रेट कैन बी अटैच ऑन एक्टिव साइट ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबल नेचर। ठीक है, और अब आप देखिए कि जैसे रिएक्शन, एज द रिएक्शन इज कंप्लीटेड द एक्टिव साइट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। अब आप देखिए रिएक्शन जब कंप्लीट हुआ और प्रोडक्ट सेपरेट हुआ तो एक्टिव साइट ने अपनी ओरिजिनल शेप को रिस्टोर कर लिया है और वापस उसकी वही शेप मेंटेन हो गई है जो रिएक्शन के स्टार्ट होने से पहले थी। ठीक है, तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल उससे मुख्तलिफ नजर आ रही है ना उस मॉडल से। अब देखिए जो एंजाइम इस मॉडल को फॉलो करते हैं उनको कहते हैं रेगुलेटरी या एलोस्टेरिक एंजाइम। तो रेगुलेटरी या एलोस्टेरिक इनको क्यों कहा जाता है, ये मैंने अभी आपको कहा था कि आगे चलकर हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो रेगुलेटरी या एलोस्टेरिक एंजाइम कौन से होते हैं, दैट फॉलो द इंड्यूस फिट मॉडल, और जबकि वो एंजाइम्स कहलाते हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम जो लॉक इन की मॉडल को फॉलो करते थे। अच्छा, ऐसे एंजाइम की एग्जांपल आप देखिए, ऐसे एंजाइम की एग्जांपल है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एक एंजाइम है जो कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को ऐड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है हमारे लंग्स के अंदर। ये हमारे आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और सेम यही एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर वाटर ऐड करके इसको कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और कार्बोनिक एसिड में कार्बोनिक एसिड को फर्दर ये ब्रोकन डाउन करता है इनटू H+ आइंस एंड बाइकार्बोनेट आइंस। ये काम भी आरबीसी के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है जब ये आरबीसी हमारे टिश्यूज में से गुजर रहे होते हैं, उस वक्त ये वाला काम परफॉर्म होगा। तो आप देखिए कि सेम एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज और 3 मुख्तलिफ रिएक्शंस में आपको इसका रोल दिखा है। इसका मतलब है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज की एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल होगी, तभी तो कभी ये वाले सबस्ट्रेट उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं, कभी ये सबस्ट्रेट उस पर अटैच होते हैं, कभी ये सबस्ट्रेट उसके ऊपर अटैच होता है, और इस तरह से ये वैरायटी ऑफ रिएक्शंस जो कि रिलेटेड रिएक्शंस हैं उनको कैटलाइज करने की ये सलाहियत रखता है। ठीक है जी, तो ये 2 मॉडल्स हैं, इन 2 में से किसी एक मॉडल के तहत एंजाइम काम करते हैं। तो आपसे अगर मैं यहां पे सवाल पूछूं कि विच मॉडल इज ट्रू मॉडल, विच मॉडल इज करेक्ट मॉडल, तो आप क्या गेस करते हैं? इंड्यूस फिट मॉडल। आपने कहा इंड्यूस फिट मॉडल करेक्ट मॉडल है, जबकि बेटे लॉक इन की मॉडल दुरुस्त है। मैंने तो बेटे दोनों मॉडल्स की आपको एग्जांपल्स दी हैं, मैंने दोनों मॉडल्स की आपको एग्जांपल्स दी हैं, लॉक इन की मॉडल की भी आपको एग्जांपल दी है और इंड्यूस फिट मॉडल की भी आपको एग्जांपल दी है। इसका मतलब है कि कुछ एंजाइम्स लॉक इन की मॉडल को फॉलो कर रहे होते हैं और कुछ एंजाइम्स इंड्यूस फिट मॉडल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर अक्सर बेटे ये गलतफहमी पाई जाती है, बाज़ लोग ये समझते हैं शायद इंड्यूस फिट मॉडल जो कि लेटेस्ट मॉडल है ये दुरुस्त है और लॉक इन की मॉडल पुराना है और वो इनकरेक्ट है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ एंजाइम लॉक इन की मॉडल के तहत वर्क करते हैं। तो 1959 में कोशलैंड ने कहा था कि सारे एंजाइम लॉक इन की मॉडल के मुताबिक काम नहीं करते हैं, कुछ एंजाइम उससे मुख्तलिफ काम करते हैं, इस वजह से एक और मॉडल उसने प्रपोज किया। तो इस तरह से ये दोनों मॉडल्स करेक्ट हैं। तो कुछ एंजाइम उसके तौर पर काम करेंगे और कुछ एंजाइम इसके तहत काम करेंगे। ठीक है,
अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसका एक डिफरेंस प्रिपेयर करना है, इन दोनों मॉडल्स का आपने एक डिफरेंस प्रिपेयर करना है। और वो डिफरेंस किस तरह से, यूं टेबुलेटेड फॉर्म में, यही जो पॉइंट मैंने आपको दिए थे इनको आप अरेंज करेंगे और इनका एक डिफरेंस बना लेंगे। लॉक इन की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल में क्या फ़र्क है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये प्रपोज किया था एमएल फिशर ने और ये कोशलैंड ने। फिर इसी तरह से एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम हैज़ डेफिनेट शेप एंड रिजिड स्ट्रक्चर, जबकि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक्टिव साइड इज़ फ्लेक्सिबल। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि शेप ऑफ एक्टिव साइड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, जबकि एक्टिव साइड इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि द पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कैन ओनली बाइंड टू एक्टिव साइड, जबकि यहाँ पर मोर देन वन रिलेटेड सबस्ट्रेट कैन बी अटैच। और एक्टिव साइड रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग और आफ्टर द रिएक्शन, और यहाँ पर एक्टिव साइड में मॉडिफिकेशन होती है। तो जो एंजाइम इसको फॉलो कर रहे हैं वो नॉन रेगुलेटरी और ये रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं। इनकी स्पेसिटी एब्सोल्यूट स्पेसिटी है, जबकि ये एंजाइम मॉडरेट स्पेसिटी शो करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस ज़रूर आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.